जब कभी भी मोस्टली लोग अपना इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, घर डिजाइन कराते हैं, तो कोई भी ऐसी गलती बताओ जो बहुत कॉमन होती है, जो नहीं करनी चाहिए। जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने देखी हैं होते जी। हुए, जी। वो ये है कि लोग प्लान नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट है एक डिज़ाइनर का और एक क्लाइंट का मेंटली ओके। एक लेवल पे होना कभी आपके साथ में ऐसा इम्पोर्टेंट। हुआ है कि क्लाइंट ने जो बोला है कि भी ऐसा करना है, बट आप वैसा करना नहीं चाह रहे हो, अंदर से आपको लग रहा है कि यार ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और अच्छा नहीं है, तो ऐसा कभी आपने किया है? यस, ओके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है वो जो घर है हम्म। अल्टीमेटली उसका यूज़र कौन है। मैम, छोटे स्पेस को हम कैसे अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं? आई बिलीव अ लॉट इन हैंड क्राफ्टेड वर्क। ओके। मुझे लगता है कि मेरे लिए लग्जरी की डेफिनेशन हैंड क्राफ्टेड ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्टर संजीव शर्मा के शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंटीरियर डिजाइनर एक्सपर्ट एंड टैलेंटेड मिस ऋतु कौल रैना। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें तो सब पता है, लेकिन ऋतु मैम बताएंगी अपने इंटरव्यू में, तो मैम कुछ अपने बारे में डिटेल बताएं। हाँ जी, सो आई एम ऋतु कौल और मैं फाउंडर हूँ अपनी कंपनी वॉलनट इंटीरियर्स की। मैंने आर्किटेक्चर किया था एंड 2009 में जी। मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। वॉलनट नाम कहाँ से आया? आई आई एम अ कश्मीरी, आई बिलोंग टू कश्मीर। सो और ओके। वॉलनट वहाँ की एक खास ड्राई फ्रूट्स। हाँ, सो वहाँ से ओरिजिन, बिकॉज आई वांटेड माय रूट्स टू बी देयर। यहाँ से शुरुआत करी और बाय गॉड्स ग्रेस आज ऑलमोस्ट 16 इयर्स हो गए हैं। तो वी डू प्रोजेक्ट, हम डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट्स। हम घर डिज़ाइन करते हैं, हम ऑफिसेस डिज़ाइन करते हैं एंड हम पैन इंडिया डिज़ाइन करते हैं। एंड वेरी हैप्पी टू शेयर कि अभी हम दुबई में भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो हम डिज़ाइन एंड बिल्ड दोनों सॉल्यूशंस देते हैं अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा इंडियन क्राफ्ट से बहुत फैसिनेटेड हूँ। इस वजह से प्लस मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में ये चाहिए था कि मैं बेस्ट ऑफ द क्वालिटी और फिनिश दे पाऊँ अपने क्लाइंट्स को। तो इस वजह से हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर इन हाउस स्टार्ट करी थी। सो हम हमारी फैक्ट्री है नोएडा में सेक्टर 65 में। सो वहाँ हम सब हैंड क्राफ्टेड फर्नीचर बनाते हैं। सो हम वी कस्टमाइज इट फॉर क्लाइंट्स, मतलब उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं, हम मैन्युफैक्चर करते हैं इन हाउस। सो इसके अलावा व्हाट वी डू इज़ वी हेल्प, हम अपने क्लाइंट्स की ये हेल्प करते हैं कि जो वो सोच रहे हैं, हम्म। हम उनको एक ब्यूटीफुल तरीके से और एक हैसल फ्री तरीके से उनके लिए बना पाएँ। सो माय ड्रीम इज़ कि मैं जो भी घर डिज़ाइन करूँ, सो क्लाइंट मुझे हमेशा याद रखे। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो घर अच्छा है, बट जो घर बनाने का प्रोसेस है, जी। वो उसको उतना ही एन्जॉय करे। तो मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जब कभी भी मोस्टली लोग अपना इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, घर डिजाइन कराते हैं, तो ऐसी 3 या 4 या 2 कोई भी ऐसी गलती बताओ जो बहुत कॉमन होती है, जो नहीं करनी चाहिए? चलिए, आपने शुरुआत ही गलती से कर दी है। जी। सो मुझे ऐसा लगता है सिंस लास्ट मोर देन 16 इयर्स आप इस फील्ड में काम करते हो गए हैं। जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने देखी हैं होते जी। हुए, जी। वो ये है कि लोग प्लान नहीं करते। अच्छा। सो घर बनाने की ख्वाहिश होना या मुझे अपना घर ऐसा चाहिए, हुँ। एक चीज़ है, जी। इट्स अ ड्रीम। ओके। बट ड्रीम टू रियलिटी पे लाना, जी। यू नीड अ प्रोफेशनल फॉर दैट। बिकॉज़ इसमें टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं। हुँ। इसमें राइट थिंग एट द राइट स्टेज होनी चाहिए। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोसेस फ़ॉलो नहीं होता, कभी आप कोई चीज़ पहले कर देते, होनी वो बाद में चाहिए थी और जो बाद में करनी है वो पहले कर देते हैं। सो इससे क्या होता है, बहुत रीडू होता है। रीडू होने की वजह से इट इज़ एन एक्सपेंस ऑन द क्लाइंट, क्लाइंट की अपनी कॉस्ट, टाइम की कॉस्ट। ये कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। एंड सेकंड इज़ ऑब्वियसली द राइट सिलेक्शन ऑफ मटीरियल्स। ओके। क्योंकि एज़ अ डिज़ाइनर हुँ। हम लोग अपडेटेड होते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स के लिए। ओके। सो एक कॉमन मैन और एक लेमैन के पास कई बार वो प्रोडक्ट्स पहुंच नहीं पाते। ओके। सो हम उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनके बजट के हिसाब से सही प्रोडक्ट सही जगह कहाँ अप्लाई करना है, हम सजेशंस देते हैं। एंड थर्ड इज डेफिनेटली क्वालिटी।
ओके। क्वालिटी के, बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स अ गुड क्वालिटी। हुँ, घर जब बनता है तो लो बहुत इंसान सोच के बनाता है कि जी, मेरा घर एटलीस्ट ऐसा नहीं कि हर 2 साल में आप चेंज कर रहे हैं। जी, सो इसीलिए क्वालिटी कॉन्शियस होना बड़ा ज़रूरी है। एंड आई ऑफ एन इंटीरियर डिज़ाइनर, जो इंटीरियर डिज़ाइनर की नज़र होती है, जी, वो बहुत बहुत डिटेल में जाती है। सो ही और शी विल टेक केयर ऑफ द क्वालिटी पर्सपेक्टिव आल्सो। ओके। तो कुछ पॉइंट आप बताना चाहो कि जैसे आपने एक बात बोली कि प्लानिंग करनी चाहिए, तो एक नॉर्मल पर्सन अगर उसे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी अपने आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग फ़ील्ड की, तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्या उसे नोट डाउन करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगी कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ जी, कि सबसे इम्पोर्टेंट है एक डिज़ाइनर का और एक क्लाइंट का हुँ, मेंटली ओके, एक लेवल पे होना। जी, सो सबसे पहले ट्रस्ट है। हुँ, सो आप अपना इतना इम्पोर्टेंट एक काम किसी के ऊपर सौंप रहे हैं, एंड स्पेशली घर है, इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड स्पेस। आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी पर्सनल होती हैं, हाँ, और यू नीड समबडी जो इतना उसको फ़ील कर सकता है, जी, और वो जो ना आपकी आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए आपके लिए एक स्पेस, एक कॉर्नर डिज़ाइन करे। हुँ, और एक इंडिविजुअल नहीं है, हुँ, ये एक पूरी फैमिली है। जी, राइट फ्रॉम 10 साल के बच्चे, एक टॉडलर से लेकर एक 70 ईयर तक के लिए, 100 ईयर तक के लिए आपको एक पूरा घर डिज़ाइन करना है। तो सबकी रिक्वायरमेंट्स को समझना, उसको समझते हुए एक-एक एरिया, एक-एक स्पेस को प्लान करना। आई ओके, थिंक ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि डिज़ाइनर और क्लाइंट के साथ में उनका तालमेल बहुत ज़रूरी होना चाहिए। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने जो बोला है कि भई ऐसा करना है, बट आप वैसा करना नहीं चाह रहे हो अंदर से, आपको लग रहा है कि यार ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और अच्छा नहीं है, तो ऐसा कभी आपने किया है? यस, अ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है वो जो घर है, अल्टीमेटली इसका यूज़र कौन है? यूज़र तो वो क्लाइंट हैं। हो सकता है मेरा टेस्ट और मेरी पसंद-नापसंद हुँ, 100% मैच होना किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। जी, जी, जी। सो जैसे कि एक लाइफ पार्टनर जो होता है हुँ, आपका, एक जर्नी को करने के लिए हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कहीं न कहीं। जी, जी। सिमिलरली इसमें मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें क्लाइंट की और कुछ चीज़ें क्लाइंट हमारी समझता है, और फिर एक एक सॉल्यूशन पे पहुँच के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा होता है कई बार। ओके। मैम छोटे स्पेस को हम कैसे अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और आपकी यूएसपी क्या है छोटे स्पेस में डिज़ाइन करने की? ओके, सो अगर मैं यूएसपी की बात करती हूँ, जी, तो मैं बहुत ही प्राउडली इस चीज़ को आपको बताना चाहूँगी जी, कि आई बिलीव अ लॉट इन हैंडक्राफ्टेड वर्क। ओके। मुझे लगता है कि मेरे लिए लग्ज़री की डेफ़िनेशन हैंडक्राफ्टेड ही है। मतलब आप सोचिए कि कोई चीज़ जिस किसी इंसान ने उसमें अपना समय दिया है बनाने में, हद से हो गई। तो इससे बड़ी और इतनी इससे अच्छी चीज़ आप ओन करते हो उसको, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? तो मेरे मुझे लगता है कि चाहे आप एक बड़े स्पेस जैसे कि फार्म हाउस डिज़ाइन कर रहे हैं, या चाहे एक अपार्टमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, माइंडसेट या सोच सेम होनी चाहिए। आपका कैनवस चेंज हो रहा है, आपके प्रोबब्ली डिज़ाइन कॉन्सेप्ट चेंज होंगे, लेकिन जो एक सॉर्ट ऑफ आपका जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग या आपकी एक सोच है किसी भी स्पेस के लिए, हुँ, वो सिमिलर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छोटी जगह की बात करते हैं, आप अपनी स्पेस में वो लग्ज़री लुक लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हैंड एम्ब्रॉयडर्ड आप कुशन्स रख रहे हैं या बहुत एक्सपेंसिव आर्ट रख रहे हैं। हुँ, आप हैंडमेड, आजकल इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो इतनी अच्छी आर्ट कर रहे हैं जी, एट अ वेरी लेसर प्राइस ऑल्सो। उनको तो मौका चाहिए। उनको मौका चाहिए उनकी छोटी से छोटी आर्ट कहीं न कहीं लग सके। सो हम ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे क्राफ्ट्समैन से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम उनको चाहेंगे कि हर घर में एक क्राफ्ट ज़रूर आए। क्योंकि वही हमारी पहचान भी है, वी आर ऑल इंडियंस। सो हमारे घर में अगर इंडिया का कुछ ऐसा चीज़ रहेगी, सो आई थिंक वो एक तो हमको रूटेड रखेगा, ओके, अपने एक जो हमारा ट्रेडिशन है, तो हमेशा उसकी याद दिलाता है। और ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल चीज़ें मॉडर्न नहीं हो सकती। तो हम अपने क्लाइंट्स को हेल्प ही इस चीज़ में करते हैं, उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ओके, ट्रेडिशनल क्राफ्ट उनके घर में हम ला जी, सकें। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह के आप टेक्सचर्स चूज़ करेंगे अपने घर में, जिस तरह की वॉल फिनिशेस, जिस तरह का फैब्रिक, जिस तरह का आप शेप यूज़ करते हैं, ये हर चीज़ इम्पैक्ट करती है हमारे माइंड। सो छोटी स्पेसेस में आपको बहुत केयरफुली जी, हर एक स्पेस को सोचना होता है,
और राइट सिलेक्शन करनी होती है। बट ऐसा नहीं है कि छोटी जगह बहुत एक्सपेंसिव नहीं लग सकती है, बहुत लग्जरी लुक नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। मैम अगर कोई ट्रेडिशनल क्राफ्ट कहीं से लेना चाहे तो कोई जगह आप बेस्ट बता पाएंगे, या कोई आर्टिस्ट जिससे कि हमारे जो इस एपिसोड को देख रहे हैं तो वो कुछ अपने घर में कुछ लग्जरी ट्रेडिशनल लेकर आना चाहते हैं तो वो वहाँ से ले सकते हैं? कोई बेस्ट जगह या कोई बेस्ट बेस्ट आर्टिस्ट आपको नाम बताना चाहें? देखिए, इंडिया तो खान है। जी। मतलब इंडिया में आप केरला से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, जी। आपको हर जगह, हर स्टेट में हम्म। अपनी एक बहुत खूबसूरत क्राफ्ट है। चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर है। जी। मैं खुद क्योंकि कश्मीर को बिलोंग करती हूँ, ओके। तो मैं जानती हूँ वहाँ का जो पेपर मैशे का क्राफ्ट है। जी। हमने अभी तक बहुत 70-80% लोगों ने सिर्फ ट्रेडिशनल क्राफ्ट देखी है पेपर मैशे की। बट आज के डेट में पेपर मैशे एक इतने कंटेम्प्रेरी स्टाइल से यूज़ हो रहा है, उसमें इतने अच्छे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन हो रहे हैं, तो वो आई थिंक एक बहुत ही इनोवेटिव एरिया है, जहाँ पे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और वो हमको डेफ़िनेटली सोचना चाहिए कि कैसे हम आई थिंक हम डिज़ाइनर्स ही हेल्प कर सकते हैं, इस तरह की क्राफ्ट को ज़िंदा रखने में। ओके। इसी तरीके से ढोकरा आर्ट है। ढोकरा आर्ट मध्य प्रदेश की एक बहुत बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी क्राफ्ट है, जहाँ पे ब्रास को मोल्टन ब्रास, पिघले हुए ब्रास से मोल्ड किया जाता है। तो उसमें भी ढोकरा भी बहुत पुराना क्राफ्ट है, आप देखते होंगे छत्तीसगढ़ वगैरह और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जहाँ ये बहुत खूबसूरत छोटे-छोटे डेकोरेशन पीसेज़ हैं। ओके। लेकिन अब अगेन उसको हमने बहुत कंटेम्प्रेरी स्टाइल में अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना शुरू किया है। Good. तो मैं आपको ज़रूर कुछ पिक्चर्स या कुछ अपने प्रोजेक्ट की पिक्चर्स दिखाऊँगी, आपको उससे आइडिया होगा। एंड देन ऑफ कोर्स स्टोन वर्क, पत्थर का जो काम है, आप चाहे आगरा देखें, चाहे राजस्थान का जितना भी एरिया देखें, आगरा का जो सबसे पुराना काम है, जिसको हम इनले वर्क बोलते हैं, जो आप ताजमहल में आप देखेंगे, जो एक स्टोन के अंदर एक डिटेलिंग करी हुई है, वो सब हाथ का काम होता है। ओके। वो आज की डेट में इंटीरियर्स में एक बहुत ही इनोवेटिव स्टाइल से यूज़ होता है। तो दैट इज़ समथिंग दैट पीपल रियली लाइक, एंड स्पेशली लग्ज़री प्रोजेक्ट्स में वन ऑफ द सॉट आफ्टर थिंग्स हैं, जिस पे हम बहुत काम भी करते हैं। तो मैम ऐसी कोई 5 चीज़ें आप बताना चाहोगे कि डिज़ाइनिंग करने के लिए, होम डिज़ाइनिंग करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लाइक सोफ़ा, टेबल या बेड, तो किन-किन चीज़ों को मोस्टली हमें ध्यान में रखना चाहिए? एक नॉर्मल पर्सन अगर खुद से डिज़ाइनिंग कर रहा है तो उसमें उस आप क्या हेल्प दे सकते हो कि बेस्ट इन-इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जब घर बनता है, सर्विसेज़ जी। सबसे इम्पोर्टेंट है, व्हिच मीन्स आपका इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारी प्लानिंग आपकी सबसे पहले होनी चाहिए। आपको ऑटोमेशन करना है, आजकल तो ऑटोमेशन का टाइम है, तो ये सारी प्लानिंग हमें बिफ़ोरहैंड करनी चाहिए। आपकी एयर कंडीशनिंग कैसे होने वाली है, आपको स्प्लिट एसीज़ लगाने हैं, जी। आपको वीआरवी सिस्टम करना है, तो इन सब का हमें पहले से ही प्रोविज़न लेना पड़ता है। तो इसलिए टेक्निकल जो चीज़ें हैं, इनको अगर हम सबसे पहले टेक केयर करेंगे अपनी प्लानिंग में, उसके बाद ऑब्वियसली देन कम्स द कॉन्सेप्ट। ओके। थीम या डिज़ाइनिंग आप क्या करना चाहते हैं, वो होता है। एंड थर्ड इज़ द सिलेक्शन ऑफ मटीरियल्स एंड एग्जीक्यूशन। ओके। सो ये 3 इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, जिसके ऊपर हमको, ये 3 स्टेजेज़ हैं। सो इसके हर स्टेज की अपनी एक अहमियत है। अगर एक स्टेज पे सही से काम नहीं हुआ, ये आपकी दूसरी स्टेज को हैम्पर करता है। तो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे शुरुआत से, और एक चीज़ मैं भूल रही हूँ बोलना, हुँ। सिलेक्शन ऑफ राइट टीम। ओके। हाँ जी, आपने सब कुछ कर लिया, आपने डिज़ाइन भी कर लिया, आपने बट आपकी टीम जो एग्ज़ीक्यूट कर रही है, जी। वो अगर ठीक नहीं है, हुँ। तो भी एक बहुत मेजर चैलेंज हो जाता है। सो आई थिंक ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और जब इंटीरियर्स हो जाएँ, कई लोग सोचते हैं कि इंटीरियर्स में बस आपने फर्नीचर प्लेस कर दिया, वॉलपेपर्स लगा दिए, कलर्स कर दिया, इंटीरियर्स उतना होता है। इंटीरियर्स का ये खाली एक 20% जॉब है। हुँ। इंटीरियर स्टार्ट वहाँ से होता है, जब आप, बिल्डिंग बनी भी नहीं है, सिर्फ अगर छत भी डली है या फ्लोर फ्लोर है आपका, आप विजुअलाइज़ कैसे करते हैं अपनी पूरी स्पेस को। इट इज़ मोर ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर। आई थिंक अगर वो पर्सपेक्टिव से हम लोग इंटीरियर्स को करें, तो मुझे लगता है ओवरऑल जो एक फाइनल लुक है स्पेस की, वो बहुत ही अलग लेवल पे आती है। मैम रेंटल के घर को अपना घर बनाना हो, अपना जैसा फ़ील करना हो, ज़्यादा चेंजेस ना करके, ज़्यादा पेमेंट ना लगा के, बहुत कम बजट में कैसे डिज़ाइन कर सकते ओके, सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
जी, इसमें मुझे सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जी। जो फिक्स्ड हैं, जो मतलब उस घर में ही आपको छोड़ के जानी पड़ेंगी हुँ, और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप अपने साथ मूव करेंगे। ओके। जब आपने ये सेग्रीगेट कर लिया, हुँ, फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट पैसा वहाँ लगाना चाहिए जो आपके लॉन्ग टाइम पे आपके साथ रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लूज़ फर्नीचर्स जो हैं, ओके। आपके डाइनिंग टेबल, आपके सोफ़ा एंड दे शुड ऑल बी मॉड्यूलर। दे शुड ओके। नॉट बी लाइक इतने हेवी या फिर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कि आपको बार-बार मूवमेंट करते टाइम बिकॉज़ आपको कई बार फर्नीचर नुकसान भी होता है जब आप जी, ट्रांसपोर्ट करते मूविंग हैं। करते हैं। तो थोड़े लाइट वेट होने चाहिए, मॉड्यूलर फॉर्म होना चाहिए, डिसमेंटल करके आप उसको आराम से कैरी कर सकें। अगर आपको वॉल पे भी कॉन्सेप्ट्स करने हैं, तो ऐसे डिज़ाइन लें जो कि अगेन रिमूवेबल हों। आजकल ऐसे इतने ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट। आप उसको ऐसे फिक्सिंग कर सकते हैं कि आप आराम से पैनल्स खोल के यू कैन कैरी विद यू। ओके। सो वो सब ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, वो फिक्स्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थोड़ा-सा ये जो वॉल वाला पॉइंट था, आप हाँ। इसको थोड़ा डिटेल में बताएँगे कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन उसे कैसे समझ सकता है कि वॉल पे क्या वो पैनल होते हैं? ओके, जैसे कि लूवर्स होते हैं आज की डेट ओके, में। लूवर्स ऑलमोस्ट 6 इंचेस बाय 8 फीट के लंबे पैनल्स हैं। जी, आपको ऐसा लगता है बहुत डिफरेंट डिज़ाइन्स में आते हैं, जो भी आप थीम करना चाहते हैं अपने घर में। सो दे वो सिर्फ़ आपस में बिल्कुल पैनल्स आपस में फिक्स हो जाते हैं, वी जस्ट स्क्रू इट। ओके, आप वो रिमूवेबल हैं। आपने कल को आपको शिफ्ट करना है और वो लूवर्स यू वांट कि वो सेम फीचर मेरे नए घर में भी चला जाए, आप उसको निकाल के अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रग्स ऐड कर रहे हैं, आप वॉल टू वॉल कार्पेट्स मत लीजिए, कोई लेता भी नहीं है आज के हुँ, डेट में। इंडियन इंडियन हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा सूट भी नहीं करते। तो रग्स एक ऐसी चीज़ है आपने कहीं पे भी फ़ोल्ड करके आप हुँ, अपने साथ कैरी कर लिया। वो भी अगेन बहुत बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट में, राइट फ्रॉम अ वेरी लो रेंज टू वेरी एक्सपेंसिव रेंज। प्लस अब आप देखिए फैब्रिक्स हैं। फैब्रिक्स आप ऐसे चूज़ कीजिए जो कि ईज़ी टू मेंटेन हो। बहुत एक्सपेंसिव फैब्रिक में ना जाके डोंट गो विथ सिल्क्स एंड अदर फैब्रिक्स में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, पर रफ एंड टफ फैब्रिक्स यूज़ करें, घर में बच्चे भी हैं, एल्डरली भी हैं, तो उस तरह के फैब्रिक चूज़ करें जो कि डस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, जल्दी स्टेन्स उस पे नहीं पड़ते। ओके, तो आपकी थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है चीज़ों की। वहाँ पे अगर आपको लगता है एक बार के लिए कि क्वालिटी क्वालिटी अच्छी हो जाए और उसकी उसकी लाइफ बढ़ जाए, उस पे फ़ोकस कीजिए। हार्डवेयर पे फ़ोकस कीजिए, जो आपके फर्नीचर में यूज़ होता है, क्योंकि लाइफ उसी की है। वो आप शायद अपने साथ बार-बार कैरी करेंगे। ओके। और जो आइटम्स आपको लगता है जैसे वॉशरूम्स हैं हुँ, या ऐसे फिक्स्ड आइटम्स हैं, वहाँ पे आप बेसिक रखिए। ओके, हाइलाइटर हाइलाइटर करिए आप अपने आर्ट वर्क से या फिर डेकोर पीसेस से या फिर लूज़ कुशन्स हो गए, थ्रोज़ इतने सारे डेकोर आइटम्स होते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल लुक एंड फील तो मैम ने आपको बताया कि कैसे हम रेंटल के घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और जो मूवेबल आइटम है, उन्हीं पे आप ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं और जो वॉशरूम है, बेडरूम है, उस पे उतना नॉर्मली बेसिक रख सकते हैं। मैम जैसे कि आपके पास में आर्किटेक्चर की भी डिग्री है और इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं आप। जी। तो आर्किटेक्चर की डिग्री आपकी कैसे हेल्प कर रही है इस फ़ील्ड में? मुझे लगता है आई थैंक गॉड हुँ, कि अ, मैंने आर्किटेक्चर किया बिकॉज़ इंटीरियर्स आर्किटेक्चर का हिस्सा है, मुझे ऐसा ओके। लगता है। इसी तरह से इंटीरियर डेकोरेशन हुँ, इंटीरियर्स का हिस्सा है। सो आर्किटेक्चर ने मुझे इतना हेल्प किया है कि मैं स्पेस को या एक रूम को डिज़ाइन करने का नहीं सोचती। हुँ, मैं एक पूरी जब मैं घर डिज़ाइन कर रही हूँ, जी, मैं एक पूरे प्रोजेक्ट को विजुअलाइज़ करती हूँ। ओके। बिल्कुल जैसे कि मैं जब व्हेन आई एम एंटरिंग द हाउस मैं घर में घुस रही हूँ, तो मेरा घर बाहर से जो दिखता है और जो अंदर से जब मैं घर में घुस रही हूँ, तो दोनों में एक मैरिज होनी चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ और ही एक स्टोरी दिख रही है, आप अंदर जा रहे हैं तो कुछ और ही है। सो क्या होता है आर्किटेक्चर से आप एक विजुअली आप हर पूरी स्पेस को आप इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, आप सारे सर्विसेज़ जो भी होती है एक बिल्डिंग में, जी, चाहे आपकी प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, स्ट्रक्चर है, आप सब चीज़ों को सोचते हुए अपने प्रोजेक्ट में छोटे-छोटे एलिमेंट्स का ध्यान देते हैं। ओके। उससे आपका पर्सपेक्टिव और होराइज़न बहुत बढ़ जाता है आर्किटेक्चर करने से। सो मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो लोग इंटीरियर्स में आर्किटेक्चर में एक्चुअली काम करना चाहते हैं। दे शुड डेफिनिटली गो फॉर इट एंड इंटीरियर्स अपने आप में इतना वास्ट है। जो लोग पैशनेट हैं इंटीरियर्स करने के लिए जी, वो मुझे लगता है कि ये फ़ील्ड उनके लिए है। आप अगर पैशनेट हैं और आप
हर बार कुछ नया डिज़ाइन करने की सोच रखते हैं, जी, तो इट विल टेक यू, यू नो, इन अ लॉन्ग वे। बहुत बहुत ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। जो स्टूडेंट इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि आने से पहले उनको ये चीज़ करनी चाहिए और इस एरिया में फ़ोकस करना चाहिए? तो जैसे कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले तो पैशन। ओके। इंटीरियर्स मुझे लगता है, डिज़ाइन हुँ, स्पेशली, बात खाली इंटीरियर्स नहीं है। चाहे आप फैशन डिज़ाइन की बात करें, आप ज्वेलरी डिज़ाइन की बात करें, आप इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें, ये सारे फ़ील्ड्स इतने क्रिएटिव हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि मुझे लगता है कि मैं आर्किटेक्चर के अलावा हुँ, जब इंटीरियर्स करती हूँ, तो मैं इंटीरियर्स ही नहीं, मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कर रही हूँ, ट्रेस भी डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं कुशन्स भी डिज़ाइन कर रही हूँ। सो देयर इज़ नो लिमिट। ओके। ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर है आपके लिए। हुँ, यू एज़ अ डिज़ाइनर आप कुछ भी, मतलब यू शुड एन्जॉय एवरी स्मॉल थिंग दैट यू डू। तो सबसे पहले जो भी लोग इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू डिज़ाइन फ्रॉम हार्ट, आई थिंक वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके। अगर आप पैशनेटली इस चीज़ को करना चाहते हैं आगे, जी, इंडिया जैसी जगह में और यहाँ जितनी क्राफ्ट है, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं हुँ, सीखने के लिए। जी, यू शुड जस्ट, आप अपने आप को इसमें झोंक दीजिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके। और और बिलीव मी, सबसे अच्छी चीज़ सीखने की, या जो तरीका है सीखने का, ऑन साइट है, ऑन ग्राउंड है। ऑफ़िस में बैठ के ड्राइंग्स बन सकती हैं, बट जो आप सोच रहे हैं, वो एग्ज़ीक्यूशन ऑन ग्राउंड होता है, ऑन साइट होता है। प्रैक्टिकली तो अपने आप को मिट्टी में डालना, डस्ट में रहना, इन सब की आदत डालनी चाहिए। लेबर के साथ, लेबर आपको इतना कुछ सिखाती है, आपको समझ में आता है कि जो आप डिज़ाइन कर रहे थे, वो हो भी सकता है कि नहीं। ओके। सो बहुत गैप्स होते हैं। तो हम ये, बाहर से कई बार लगता है लोगों को कि बहुत ही शोबिज़ है, और आई थिंक या वहाँ तक पहुँचने के लिए पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत काम होता है। तो आई थिंक सबसे पहले हार्ड वर्क, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। येस, आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग फील्ड, बहुत ही अच्छा फील्ड है, और जस्ट एन्जॉय दिस, एंड हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट। मैम जो बिल्कुल नए हैं और इस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कोई सर्टिफ़िकेट या कोर्स या कोई डिग्री करना ज़रूरी है? सो आई थिंक इंटीरियर्स की डिग्री इज़ अ मस्ट, बिकॉज़ उससे आपको एक टेक्निकल नॉलेज, बेसिक टेक्निकल नॉलेज मिलती है। ओके, यू शुड डेफिनिटली गो फॉर अ बैचलर्स कोर्स, एंड इसके अलावा जब आपको ये लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है, प्रोडक्ट डिज़ाइन या फिर मे बी फर्नीचर डिज़ाइन या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन, तो डेफिनिटली आपको उसकी एक स्पेशलाइजेशन कोर्स में ज़रूर जाना चाहिए। ओके। सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैम इसके डिग्री लेने के बाद में क्या किसी एक्सपर्ट या सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ एज़ ए असिस्टेंट वर्क करना कितना सही डेफिनेटली रहता है? ये तो पार्ट ऑफ द करिकुलम होता है जी, कि आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है अपने कोर्स के बीच में, और वहाँ पे आई थिंक इससे अच्छा मौका हुँ, स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकता कि एक अच्छी कंपनी में हुँ, उस टाइम पे आपको अपना स्टाइपेंड पे फोकस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको ग्रैब करनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी जहाँ आपको लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पे मुझे एक अच्छी मेंटोरशिप मिल सकती है। तो वो मौका, और वो आपको जहाँ मिल रहा है वो काम करने की जगह, उसको उस टाइम को आप इतनी मेहनत कीजिए उस टाइम में, कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको लोगों ने देखा मेहनत करते हुए और आप में अगर वो एक्चुअली फायर है कुछ सीखने की, वो दिख जाती है। सो यू नेवर नो कहाँ आपके क्या कहाँ फाइनल प्लेसमेंट भी हो जाए। ओके। मैम बेसिक अगर एक आइडिया मैं जनरली आपसे पूछना चाहूँ कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर की सैलरी या इनकम एज़ ए बिज़नेस ओनर्स तो कितना लगभग एप्रॉक्स होती होगी जनरल? देखिए, स्टार्टिंग की मैं अगर बात करती हूँ, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप पास आउट होते हैं, तो स्टार्टिंग सैलरीज़ मिनिमम 30-35,000, ओके, डिपेंडिंग आप छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन कर रहे हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करते हैं। बट दैट्स द स्टार्टिंग, मिनिमम 30,000, एंड मैं आपको बोलूँगी देयर इज़ नो लिमिट। मतलब आपको ये नहीं पता, हो सकता है आप 5 इयर्स, 6 इयर्स डाउन द लाइन यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। ओके। अपनी प्रैक्टिस में अगेन आपको तो पता ही है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं और आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जी। और जितना आप क्लाइंट्स को आप वैल्यू देते हैं, हुँ, वैसे-वैसे आपका काम जाना जाता है, लोग आपकी वैल्यू समझते हैं, और आपकी प्राइसेज़ अकॉर्डिंगली होती हैं। आप यू कैन कोट योर प्राइस। ओके। तो
एक सवाल बहुत लोगों के बीच में आता भी है कि इस फील्ड में ज़्यादातर जॉब करना बेटर रहता है या अपना खुद का बिज़नेस, किस चीज़ में आगे जाना चाहिए? अगेन ये बड़ा ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है और बड़ी बड़ी पर्सनल चॉइस है। मैं अपने केस में बता सकती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब प्रोजेक्ट करती थी, व्हेन आई वाज़ वर्किंग, आई वर्क फॉर अबाउट 5-6 इयर्स। ओके। मैं अपने प्रोजेक्ट की इतनी डेप्थ में घुसती थी कि जनरली मेरे प्रोजेक्ट में और किसी टीम की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। व्हाइल वी आर प्लानिंग एंड जब हम क्लाइंट्स को अपना थीम एक्सप्लेन करते थे मैं, तो एक थॉरो नॉलेज व्हिच मीन्स आपको डेप्थ में हर चीज़ की प्लानिंग करना, डिटेल आउट करना। आई थिंक वो अगर आप कर सकते हैं, तो विद एक्सपीरियंस आपको बाकी नॉलेज आती जाती है। और जब आप में कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा आ जाता है कि नाउ आई पीपल स्टार्ट नोइंग मी, यू नो, अगर मैं किसी भी कंपनी में जॉब भी कर रही हूँ, अगर मैं इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हूँ, तो व्हिच मीन्स वन द क्लाइंट इज ट्रस्टिंग मी, सेकंड मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है और इतना एक्सपीरियंस है। तो नाउ इट इज़ टोटली माय चॉइस कि क्या मैं अपना प्रैक्टिस खुद रन करना चाहती हूँ और आई वांट टू स्टिल कंटिन्यू अंडर अ कंपनी। इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। आपको क्या सूट करता है, आपको क्या मैटर करता है, वो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं तो डेफ़िनेटली ये कहती हूँ कि हम लोगों को नौकरी दे सकें। हुँ, ओके, मैं तो हर किसी को यही बोलती हूँ, यू शुड बी एबल टू गिव वर्क टू पीपल। ओ सो मैं इसलिए मैं तो डेफ़िनेटली स्पेशली फीमेल्स को मैं बोलूँगी कि अपना काम करें, अपना बिज़नेस करें और लोगों को काम दें। और जहाँ तक मैंने जाना है एक चीज़, अभी आपने वो चीज़ बताया अभी, अपना काम स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 5 साल, 6 साल इस फील्ड में जॉब करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, तब अगर अपना बिज़नेस करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जोश-जोश में काम तो शुरू कर लिया, हुँ, आपको नॉलेज है नहीं और आप क्लाइंट की कॉस्ट पे सीख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको क्लाइंट ट्रस्ट करता है, आपको हायर करता है। मेबी आपको उस टाइम पे प्राइस कम मिल रही है या आपको अपनी कॉस्ट कम मिल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट को अच्छे से ना करें। तो वो जब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एटलीस्ट 4 टू 5 इयर्स अगर आप जॉब नहीं करते, मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट राइट टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। तो आज हमने जाना इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में, तो मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू संजीव। मुझे लग रहा है कि ऐसे आपको इंट्रोड्यूस करते रहने चाहिए और थैंक यू। फिर हम लोगों को भी मौका मिलता है अपने थॉट्स शेयर करने का सबके साथ में एंड मे बी हम जो लोग इंटीरियर्स में आना चाहते हैं, आई थिंक थोड़ा सा उनको क्लैरिटी कुछ मिली होगी आज। सो श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।